बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलो यहाँ जगह है क्या? है तो अच्छा, छोड़ो, नया पेज, नया क्लास, स्लाइड शो, करंट स्लाइड। एक केस पढ़ाए थे, केस 2। यहाँ पे M2 दिया मच ग्रेटर देन M1। देख लीजिए, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को मारने जा रहा है। अब बड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जैसे चूहा नहीं होता, चूहा होता है ना, चूहा मारने जा रहा है हाथी को। हाथी सो रहा है और चूहा बोला आओ बताते हैं, मारेंगे तुमको एक थप्पड़। तो बताना है कि चूहा का साथ क्या होगा और हाथी के साथ क्या होगा। तो देखते हैं। देखो भैया, चूहा माइनस हाथी, चूहा प्लस हाथी, वो तो रेस्ट में है तो खेले खत्म। M2 कट जाएगा, मतलब चूहा सेम स्पीड से माइनस में मतलब वापस आ गया। तो जब एक चूहा सोता हुआ हाथी को मारता है तो चूहा रिटर्न आ जाता है सेम स्पीड से। या मान लीजिए एक दीवार है, एक बॉल को मारें और बॉल दीवार के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो, तो बॉल का मास बहुत कम है, दीवार बहुत हेवी है, तो बॉल सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा। या एक बॉल आया और पृथ्वी से टकराया तो लौट के जाएगा, यदि इलास्टिक कॉलिजन है तो सेम स्पीड से, क्योंकि बॉल का मास अर्थ के तुलना में बहुत कम है। ऐसा हाथी का क्या होगा? ये 0 है, चूहा प्लस हाथी बराबर हाथी। चूहा डिवाइडेड बाय हाथी ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, मतलब हाथी को कुछ नहीं होना है, हाथी को हवा तक नहीं लगेगा, क्या हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है। चूहा अपना गया, लौट के आ गया, जितना स्पीड से गया था उतने स्पीड से लौट आएगा, जितना स्पीड से गया था उतने स्पीड से लौट आएगा। केस 3। ये रेस्ट पे है और इस बार M1 मच, इस बार हाथी जो है वो सोता हुआ चूहा को गया मारने। तो हाथी का क्या होगा, चूहा का क्या होगा? हाथी माइनस चूहा, हाथी प्लस चूहा, U2 0, खेले खत्म हो गया। हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हाथी जितना से जा रहा था, इसीलिए ना कहावत है हिंदी वाला, हाथी चले बाजार और क्या है, कुत्ता भौंके हजार। यही ना, कुत्ता भौंके हजार। तो देखो एक हाथी जा रहा है और हजारों कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चूहों को क्या होगा, उनको तो भौंकने का फर्क पड़ता है। ये U20 है, हाथी प्लस चूहा। क्या मिला यहां से, चूहा का वेलोसिटी हाथी का डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक दीवार है, ये दीवार है, अंबुजा सीमेंट से बना हुआ दीवार है। ये दीवार जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और यहाँ पे एक बॉल रेस्ट पे है। कॉलिजन के बाद इनका वेलोसिटी बताना है कि कॉलिजन के बाद किसका वेलोसिटी कितना होगा। बोले दीवार भी चलता है, अभी तुम दुनिया देखवे नहीं किया है। ऐसा ऐसा आजकल घर है ना, बनावल घर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देता है। टेक्नोलॉजी, इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, समझा। दीवार को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हाथी मस्त अपना चाल में चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या। लेकिन कुत्तों को फर्क पड़ता है। हाथी एक बार दहाड़ेगा तो कुत्ता लोग को बोलेगा हाथी 2 बार चिल्लाया, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 3 × 2 डबल। क्या हो जाएगा, डबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये अंबुजा सीमेंट की दीवार, अंबुजा सीमेंट की दीवार, ये इधर आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से। कॉलिजन के बाद दीवार का और बॉल का वेलोसिटी निकालना है। देखो बच्चों कैसे बनाएंगे। अंबुजा सीमेंट को कुछ नहीं होगा, दीवार ये मस्त 1.5 से चलता रहेगा। बॉल के साथ क्या होगा, 2 दृष्टिकोण है देखने का, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बॉल जाता था और दीवार से टकराता था। मान लो दीवार रेस्ट में होता तो बॉल जितना से जाता था बॉल उतने से लौट आता था, ऐसा बताए थे। तो बॉल जा रहा था 5 से, वो 5 से लौट आएगा। बॉल जा रहा था 5 से, बॉल 5 से लौट आएगा, समझ रहे हो। बॉल लौट आएगा, जितना से गया था उतने से लौट आएगा। लेकिन ये तो तब भी होता जब दीवार रेस्ट में होता। तो दीवार चल रहा है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये तो तब भी होता जब दीवार रेस्ट में होता। दीवार चल रहा है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो दीवार भी इसको थप्पड़ देगा। का बे, हम ही को मारने आ रहा था, क्या समझ रखा रे छोटू। देखो छोटू अभी पिटाएगा, छोटू को दीवार पीटेगा और छोटू को ऐसे पीटेगा। अभी बताए थे डबल। हाथी लगे कि चिल्लाए एक बार, कुत्तों को लगेगा 2 बार चिल्लाया तो 2 बार। ताकि एरो थोड़ा गलत दिखा दिए, कोई बात नहीं, बड़ा एरो दिखा दिए, छोटा होना चाहिए था। रास्ता है ना मेरे पास, लो ना, हो गया ना। ये है 5 मीटर बस। तो अब देखिए बॉल का फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, मजाक हो गया बहुत। 5 और 3 8, और ये पीछे साइड, और वॉल का वही रहेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। चौथा केस, फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल।
कॉलिजन के बाद बॉल का पहला वाला का वेलोसिटी कितना होगा? u2 0 है तो v1 कितना बचेगा? ये 0 हो जाएगा। फ्रैक्शनल लॉस किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल लॉस किसको बोलते हैं? जितना शुरू में था माइनस जितना फाइनल में बाय इनिशियल, ये लॉस है। फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, ये चेंज है। हम लॉस निकाल रहे हैं। इसका इनिशियल इतना था, फाइनल इतना है। प्रोजेक्टाइल का बात कर रहे हैं, पीछे वाला का लॉस होगा, आगे वाला का गेन होगा, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाफ m1 का जीवन लीला खत्म। आओ बच्चे, ऐसा v1 बाई u1 का वैल्यू इधर से पुट कर दो, तो फ्रैक्शनल लॉस 1 माइनस शायद यही है ना, देखो तो बिल्कुल खून खराबा पे उतर आते हैं। खून करने के बाद हरियाली के पास चलते हैं। तो फ्रैक्शनल लॉस, ये लॉस वाला पोर्शन है। परसेंटेज पूछेगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन। सर रिपीट, विकास का रंजन। देखो रंजन विकास क्या बोलते हैं, रिपीट करने बोल रहे हो। देखो भैया, फ्रैक्शनल लॉस मतलब होता है चेंज, मतलब तुम्हारा लॉस कितना हुआ बटा इनिशियल वैल्यू। तो लॉस कैसे निकालोगे? इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे मान लो तुम 100 रुपया घर से निकला लेके, तुम क्लास करने आया, टेम्पू का भाड़ा दिया, बीच में तुमको भूख लग गया था तो थोड़ा सा हाफ प्लेट चाउमीन खा लिया। तो चाउमीन खाने के बाद, गाड़ी का भाड़ा देने के बाद जब तुम घर लौटा तो तेरे पास 15 रुपया था। तो तेरा फ्रैक्शनल लॉस कितना होगा? 100 रुपया माइनस 15 रुपया बटा 100 रुपया गुना 100। नहीं समझा? 100 रुपया लेके चला था, चाउमीन खा के भाड़ा दे के बचा तेरे पास 15 रुपया। तो इनिशियल माइनस फाइनल बाय इनिशियल गुना 100, यानी तेरा लॉस हो गया 85%। समझ रहे हो विकास? यही किए, के इनिशियल माइनस के फाइनल बाय के इनिशियल। अभी 100 से गुना नहीं किया, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू बैठा दिए, कट कुट कर दिए, गणित लगा दिए हैं, बस यही तो खेल है। और कोई दिक्कत है बोलो, बोलो विकास। मोदी जी का एक ही एजेंडा है, विकास और विकास बोलते हैं ना वो, सबका विकास। तो विकास जो है वो सबका है।
स्लाइड बैक कीजिएगा एक बार, स्लाइड बैक करें एक बार, ले भैया स्लाइड बैक, ब्लैक का बैक कर दिए। बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत है? मोहम्मद आसिफ कमाल बोल रहा है सर तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, स्लाइड बैक कीजिएगा एक बार, कर दिए। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलो, स्लाइड बैक कर दिए। कुछ गलती लिखे हैं बताओ, सुधार देंगे। बताओ भैया, बताओ जल्दी से। कुछ बोलिए नहीं रहा वो लड़का। ये तो सिस्टम का है ना 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 ना, सिस्टम का होता तो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लेते हैं? हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर। फिर सिस्टम का लॉस लिखते, हम एक का लॉस लिख रहे हैं, सिर्फ m1 का इनिशियल लिखे हैं, सिर्फ m1 का फाइनल लिखे हैं। m1 m2 दोनों का लिखते था, वो सिस्टम का लॉस होता। और सिस्टम का लॉस कहाँ से हो रहा है? m2 तो गेन कर रहा है, m2 तो गेन कर रहा है, m1 का ना लॉस हो रहा है। और बोलो, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, ये थोड़ा अच्छा लगता है कोई पूछता है, मतलब कोई क्लास थोड़ा कर रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, मास्टर केवल अपना नहीं पढ़ा रहा है। चलते हैं आगे की ओर। हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। हेड ऑन इन इलास्टिक कॉलिजन में ये है कि एक m1 मास जो है वो u1 से जा रहा है, एक m2 मास जो है वो u2 से जा रहा है, और कॉलिजन के बाद ये जाने लगा v1 से, ये जाने लगा v2 से। इसका निकालना है v1 और v2 का वैल्यू। v1 और v2 कितना होगा ये बताना है। आओ बच्चों, इसमें एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। ठीक है, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल होबे नहीं करेगा। इन इलास्टिक कॉलिजन में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो इसका मतलब कि ई लगा देंगे। ई बराबर पढ़ाए थे v2 माइनस v1, भाग रहा है उसका रिलेटिव बटा आ रहा है उसका रिलेटिव, और दो अननोन, दो इक्वेशन अब सॉल्व करें। जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा आता है, v1 निकल गई, शिम्मी को बुलाओ और v2 निकालो। ये देखो, इतना होगा। हमारा फार्मूला सही है या गलत है? हमारा फार्मूला सही है या गलत है? जैसे नेता लोग, अभी रांची का जो लोग होगा रांची में जाएगा ना, तो रोड रोड में हेमंत सोरेन का पोस्टर लगा हुआ है, खुशी किसान, खुशहाल किसान, ऐसे वैसे करके सबका कर्ज माफी। अब आपको भरोसा नहीं है तो जाइए गांव में, यदि किसान को कोई समस्या नहीं, एकदम किसान खुशी से नाच रहा है, मतलब हेमंत सोरेन सही कह रहा है, और आपका गांव में लग रहा है किसान परेशान है, मतलब कि हेमंत सोरेन गलत बोल रहा है। तो जांच करने का एक तरीका है, हम लोग भी इसको जांचेंगे। यदि ई का वैल्यू 1 आ गया, याद है आपको, ई बराबर 1 इलास्टिक कॉलिजन का नाम होता था। ई बराबर 1 रख दिया और इलास्टिक कॉलिजन वाले फार्मूला सब वापस आ गए, मतलब हम सही हैं, श्री हेमंत सोरेन सही। और यदि नहीं आया वापस, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चेक एंड बैलेंस इसको बोलते हैं। सर इन इलास्टिक में सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा ना? होगा, होगा, और वो डिफॉर्मेशन में जाएगा। देखो भैया, पुट करो तो यहाँ 1 रखो तो क्या बचेगा?
देखो भैया यहाँ 1 रखो, 1 और 1 2, एक हो तो लगता वापस आ गया ना। दूसरा में चलते हैं, यहाँ 1 रखो, एक और 1 चेक एंड बैलेंस में पता चला कि गलती नहीं किया था, सही है। इसमें एक केस पढ़ना है, m1 बराबर m2 बराबर m से, u1 बराबर v एंड u2 बराबर 0। बस यही एक केस पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो देखो बच्चों, v1 कितना होगा, लल्लू लाल से ही लिख रहे हैं लोग। u2 0 है तो खेले खत्म कर देते हैं, कितना लंबा चौड़ा लिख के चलते रहे, ठीक है। यहाँ पे ई भी था, ये भी है, m कट जाएगा बच्चों। सिमिलरली v2 निकाल लो बच्चा लोग फटाक से। फिर मोहम्मद कासिफ आसिफ कमाल का सवाल का देंगे जवाब, वो कुछ सवाल पूछा है। ये तो 0 है, u2 0 है तो सबका खेल खत्म। अरे यार कहाँ से लिख दिए, यहाँ पे ये नहीं था, 1 प्लस ही था ना, तो नीचे भी गलती हुआ रे हुआ, गलती हुआ। ये आता है, रविंदर कुमार ने कुछ बोला, इलास्टिक में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 होगा ना सर। हाँ सर होगा आफ्टर कॉलिजन, ठीक है रविंदर कुमार रहना। इसी का साउंड तुम्हारा यही आया है, हम भी यही लिखे, पर तुम्हारा थोड़ा सा गलती है, बायां साइड में ब्रैकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कॉलिजन। बहुत लंबा चौड़ा होगा सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब कुछ लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये ऐसा आया, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। के सौरभ का एक किताब आता है अरिहंत पब्लिकेशन में, ओलंपियाड फिजिक्स, ये 2-2.5 पेज का सॉल्यूशन उसमें किया हुआ है। कितना सॉल्व करेंगे, कितना माथा पच्ची करेंगे, लिख देते हैं रिजल्ट, कितना आता है। हो सकता है आपको लगे सर आपको याद गलती होगा तो हम लोग तो फंस जाएंगे। चेक एंड बैलेंस, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का व्यवस्था इसीलिए न किया गया कि पुलिस कभी अन्याय कर दे, सरकार चलाने वाले लोग कभी अन्याय कर दें
तो जनता कहाँ जाएगा? इसके लिए कोर्ट का निर्माण किया गया, नहीं तो सब कुछ पुलिस और सरकार होता। कोर्ट को, संविधान को, उस पुराने ज़माने के लोगों को कोर्ट पे, ये पुलिस पे और सरकार पे भरोसा नहीं था। पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है, सरकार वाला कुछ भी कर सकता है। जैसे देख रहे हो योगी, यूपी में मकान पे मकान ढहाया जा रहा है, सबका घर तोड़ रहा, कंगना का घर बम्बई में तोड़ दिया गया, सब चल रहा, इसलिए कोर्ट बना। कोर्ट में देखो तो E बराबर 1, कोर्ट क्या कहता है? E बराबर 1 इलास्टिक कॉलिजन है, और इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है। कोर्ट हम लोग के साथ है या नहीं? E का वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, सबको बना देगा 0। मतलब कोर्ट तो न्याय किया, कोर्ट बिका नहीं है अभी, ठीक है। ऐसा आगे चलते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, इसको थोड़ा मन किया चिपको आंदोलन चलाएं। आइए चलाते हैं चिपको आंदोलन। चलो एक बार लिख लेते हैं। M1 मास U1 से जा रहा है, M2 मास U2 से जा रहा है, और ये दोनों इधर इसका फरमा रहा है, भी वेलोसिटी से जा रहा है। दोनों चिपको आंदोलन चलाया, दोनों बॉडी सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो गया। अरे यार, उद्धव ठाकरे तो कंगना का घर तोड़ा था ना, योगी बहुत लोग का घर तोड़ रहा है यूपी में, दोनों जगह पूरा है। आजकल शिवराज सिंह चौहान को भी बहुत सवार हुआ है, वो भी तोड़ने पे भिड़ा हुआ है। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, M1 U1 M2 U2 M1 प्लस M2 इंटू भी। एक बच्चा वाला सवाल भी पूछता है कि भी कितना होगा, तो बच्चों का जवाब बच्चों की तरह दे दिए। एक और मैच्योर्ड सवाल आता है इसमें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? चिपको आंदोलन में लॉस ज्यादा होता है, काइनेटिक इलास्टिक में लॉस नहीं होता है, इन इलास्टिक में थोड़ा लॉस होता है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक में सबसे ज्यादा बर्बादी होता है। कैसे निकालिएगा? हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M2 U2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये दोनों तो सिंगल बॉडी में कन्वर्ट हो गया ना। डेल्टा के लॉस बच्चों, हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M2 U2 स्क्वायर, हाफ M1 प्लस M2, और इसका वैल्यू बैठाइए M1 U1 M2 U2 बाय, जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा इतना आएगा। ये भी पॉसिबल है, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में ये भी पॉसिबल है कि दो बॉडी उल्टा साइड से आए और ये दोनों चिपको आंदोलन चला दे, स्टिक टुगेदर हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, उल्टा साइड से आ रहा बच्चों, यहां डायरेक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आओ बच्चों,
जो होना है वो यही है। गणित का खेल खेल दिए। अब आइए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो भैया, उल्टा साइड से आता है ज़्यादा लॉस होता है। कार को पीछे से मार देने में और आमने सामने में चटनी बन जाता है टमाटर का, और पीछे से लगेगा सब्जी काटने जैसा होगा, थोड़ा कम लॉस होगा। चटनी पिसा जाएगा मिक्सी में, इसका और ज़्यादा लॉस होगा। निकालेंगे तो वैसे ही। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा रे बच्चा लोग। कोई बोलेगा सर वो और ये तो बराबर है। कैसे बराबर है? यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस है। जैसे 1 का 10 होता है, 1 का 6, तो 10 माइनस 6, यहाँ होगा 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर, 10 प्लस 6 16 का स्क्वायर। बढ़ा ना भाई लोग, तो बर्बादी ज़्यादा होगा। बर्बादी ज़्यादा होगा। तो समझ सकते हैं, इतना तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं आगे। ये खेल था हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का। आगे भी कोई खेल खेलते हैं, खेल ही में तो मजा है जीवन का। क्या पढ़ाई लिखाई में रखा है। चलो एक और मैच लेते हैं। उस मैच में बात करते हैं ऑब्लिक कॉलिजन का, ओब्लिक कॉलिजन का। अगला मैच, मान लो कि एक बॉडी ये है M2, एक M1 आया, इसको कहीं कोना उना साइड में मार दिया। अब कॉलिजन के बाद ऐसा हुआ कि M2 इधर जाने लगा V2 से और M1 इधर जाने लगा V1 से, और ये आ रहा था V से। ऐसा सवाल आप कैसे बनाएंगे? देखिए, ऑब्लिक कॉलिजन में दोनों हो सकता है, इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन और इन इलास्टिक ऑब्लिक कॉलिजन। तो एक इक्वेशन जो है वो मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखते हैं। वो कैसे? देखो बच्चों, मान लो कि एंगल θ2 है और मान लो कि एंगल θ1 है। इसको रिजॉल्व कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसको रिजॉल्व कर देंगे बच्चों तो ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसमें आपको ध्यान देना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार x में लगाते हैं और एक बार y में। दो इक्वेशन यहीं से आ जाएगा। एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन x में लगाते हैं, एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन y में लगाते हैं। तो लगाइए मोमेंटम कंजर्वेशन। p इनिशियल अलोंग x का वैल्यू बैठाइए। अकेले x डायरेक्शन में जा रहा था, ये अकेला x डायरेक्शन में जा रहा है, m1 इंटू v। बाद में x डायरेक्शन में कौन कौन जा रहा है? m1 v1 cos θ1 और m2 v2 cos θ2। एक इक्वेशन यहाँ से। p इनिशियल अलोंग y डायरेक्शन बराबर p फाइनल अलोंग y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में शुरू में कोई नहीं जा रहा था और बाद में जा रहा है m2 v2 sin θ2 और m1 नीचे है तो माइनस v1 sin θ1। दो इक्वेशन यहाँ तक आएगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल इतना ही में बन जाता है और कुछ न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इतना में नहीं बनते। उसके लिए आगे कुछ कंडीशन देगा। यदि इलास्टिक कॉलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लग जाएगा, और यदि इलास्टिक कॉलिजन नहीं होगा तो दिया रहेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 75% है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का 40% है, लटर पटर दिया रहेगा। एक इक्वेशन वहाँ से जनरेट होगा।
देखिए पहला काम आपको ये दोनों इक्वेशन लगाना है। 50% सवाल जो है इतने में बन जाता है, और कुछ सवाल जो इतना में नहीं बनेगा उसके लिए क्वेश्चन में अगला पार्ट जरूर दिया रहेगा कि ये कॉलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक। इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यदि इनइलास्टिक है तो उसमें रिलेशन बता दिया होगा कि दोनों काइनेटिक एनर्जी में क्या रिश्ता है, सॉल्व कर देंगे, रिश्ता खत्म। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि एक इसमें केस है, इसी में एक केस दिया हुआ है किताब सब में। केस ये है कि m1 बराबर m2 बराबर m से एंड कॉलिजन इज इलास्टिक then prove that थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। इसी क्वेश्चन में ऐसा प्रूव करना है। या आप कहें, कोई बोलेगा हम प्रूव क्या करेंगे, अब तो 11 में थोड़ा पढ़ते हैं। अरे भैया उसका रिजल्ट इस्तेमाल होता है, रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में। तो यदि कॉलिजन इलास्टिक हो और थीटा 1 बराबर m1 बराबर m2 हो तो प्रूव करना है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। यहीं से शुरू करें, पहला इक्वेशन से शुरू करते हैं। मास बराबर है, इसमें पुट कर दीजिए मास बराबर, मास का खेल खत्म हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हरा रंग है, क्या है हरा रंग, m इंटू भी mv1 cos थीटा 1 mv2 cos थीटा 2, m का घोंट दो गला, फ्रॉम इक्वेशन 2 उसका बाईं तरफ 0 था, उधर हो गया mv2 sin थीटा 2 माइनस mv1 sin थीटा 1, लड्डू। फॉर इलास्टिक कॉलिजन के इनिशियल बराबर के फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था रे बच्चा लोग, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, मास बराबर है। बोलो, नहीं तुमको गुस्सा आ रहा है पता नहीं क्यों, मन कर रहा अपना मुंडी फोड़ दे दीवार में। तो थोड़ा सिलेबस बाकी है, जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उस दिन अपना मुंडी फोड़ देंगे। देख लो बढ़िया से, समझ रहा होगा। अब क्या करें, मैच लगाने का मन कर रहा है, मैच लगा देते, मैच ही नहीं हो रहा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, मैच हो गया खत्म। पहले आप फिजिक्स पढ़ो, हमेशा मजाक करते रहते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 3 के बाईं तरफ में भी है, 4 के बाईं तरफ में 0 है। इसके राइट हैंड साइड में ऐसा है जी, अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे है। क्या होगा, इतना कोई डरता उड़ता थोड़ा सॉल्व करने से। पहला वाला स्क्वायर को सॉल्व किया कितना आया, समझ रहे हो विकास रंजन। और इधर होगा V2 और ये 2v1 v2 देखो बच्चों v1 का स्क्वायर यहां से कॉमन लो दोनों जगह से, तो v1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। इसका वैल्यू मैडम पढ़ाई होगी, देखो बेटा इसका वैल्यू 1 होता है।
यहाँ से V2 स्क्वायर कॉमन लो और यहाँ V2 स्क्वायर कॉमन लो और मैडम की बात को याद करो, थोड़े समय के लिए मैडम को याद करो, तो क्या होगा? देखो भैया, ये ऐसा हो जाएगा, इसमें से 2v1 v2 कॉमन लो और इसमें भी 2v1 v2 कॉमन लो, तो क्या बचेगा? ऐसा ही बचेगा। देखो बच्चों, थोड़ा इक्वेशन 5 को याद करो। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v स्क्वायर के बराबर है, तो ये पूरा वैल्यू इसका खून पी जाएगा। पिएगा कि ना पिएगा? तो लड्डू बराबर, देखो बच्चों, ये गणित का फार्मूला है, ये cos a प्लस b का फार्मूला है। लड्डू राम बाय बराबर cos थीटा 0 का मतलब होता है थीटा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री प्रूव हो गया। ये आगे चल के फार्मूला की तरह ट्रीट किया जाएगा कि जब दो मास बराबर हो, सेकेंड वाला रेस्ट में हो और पीछे वाला आके ऑब्लिकली मार दे, तो कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। यही तो किस्सा कहानी है। चलो, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब एक आता है इसमें खतरनाक वाला ऑब्लिक कॉलिजन। खतरनाक वाला ऑब्लिक कॉलिजन वो अभी बताने के मूड में नहीं है, चूंकि तुम लोग का दिमाग पक जाएगा, बोलेगा बाप इतना बड़ा चीज़ होता है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, एक तो बताते हैं आपको एटॉमिक कॉलिजन्स। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एटम नाम के चैप्टर में दिया है एटॉमिक कॉलिजन्स। एक क्वेश्चन है मात्र एनसीईआरटी के किताब में, तो जो क्वेश्चन है उसी का थ्योरी केवल बताएंगे, दूसरा ना बताएंगे। एटॉमिक कॉलिजन्स मतलब एटम्स के बीच में कॉलिजन। एटॉमिक कॉलिजन में और हम लोग जो नॉर्मल कॉलिजन पढ़ते हैं उसमें एक अंतर है। हम लोग जो कॉलिजन पढ़ते हैं उसमें जब दो बॉडी टकराता है तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है या तो हीट के रूप में होता है या जोर का टक्कर होता है, साउंड के रूप में होता है। कहीं गाड़ी टकराता होगा तो ब्लास्ट का आवाज सुनते होंगे आप। तो जब दो कोलाइडिंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आइदर हीट के रूप में खर्च हो जाता है या नहीं तो साउंड के रूप में खर्च हो जाता है। पर एटॉमिक कॉलिजन में हीट एनर्जी जनरेट नहीं होता है। उनका साइज इतना छोटा होता है कि जब वो लोग टकराते हैं तो एनर्जी जो लॉस होता है, एनर्जी जो लॉस होता है वो हीट के रूप में नहीं जाता, साउंड के रूप में नहीं जाता। तो सवाल उठता है वो एनर्जी जाता कहाँ है? मतलब ये कि यदि एटम्स के बीच में इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो एनर्जी जाता कहाँ है? और ऐसा भी हो सकता है कि एटम में इनइलास्टिक कॉलिजन ही ना हो, इलास्टिक कॉलिजन हो। तो इलास्टिक कॉलिजन का किस्सा कहानी पढ़ चुके हैं, जो यहाँ के फिजिक्स में है वही वहाँ के फिजिक्स में है। यदि दो एटम के बीच में कोई इलास्टिक कॉलिजन का सवाल आता है तो नॉर्मल आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे पढ़े हैं वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में लगा देंगे, वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगा देंगे। लेकिन यदि इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो क्या होगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि यार केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ही, केमिस्ट्री में पढ़ ही लिए तो फिजिक्स में क्या पढ़ लेंगे। वो लोग गलत फहमी में जीते हैं। फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़े बड़े सवाल हैं, एक से एक सवाल है जो केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो करना क्या है इसमें? ये सब जो नौटंकी जो बतिया रहे हैं क्या करें वो बताए नहीं। देखो भैया, इसमें वो कॉलिजन पढ़े उसके पहले थोड़ा नौटंकी और करेंगे। ये जा रहा भी से, ये रेस्ट पे है,
इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन मान लेना है। एज्यूम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में अभी इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास हाफ mv²। डेल्टा के लॉस कितना होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में अभी अभी फार्मूला पढ़ाए हैं, एकदम जस्ट कुछ देर पहले की बात है, ये तो ऐसा पढ़ाए हैं। दोनों का मास बराबर लिया हूं, m + m2m। आओ बच्चों, m को तो गला घाट देंगे। हाफ mv² k है, तो डेल्टा के लॉस जो होगा ना वो k/2 होगा। डेल्टा के लॉस जो होगा वो k/2 होगा। इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम लॉस है। ये लॉस जाएगा कहाँ, यही बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग को इसी सवाल का देना है जवाब, ये लॉस जाएगा कहाँ। तो देखते हैं कहाँ जाएगा। जैसे कोई मान लेते हैं हाइड्रोजन आइटम है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थी, इस हाइड्रोजन आइटम को पीछे से कोई हाइड्रोजन आइटम आया और ठोक दिया। जैसे अभी किसी आदमी के पास अचानक से पैसा हो जाए तो क्या करेगा, तुरंत गोवा घूमने चल जाएगा, मनाली घूमने चल जाएगा, हो सकता है। एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। मान लो रात में सो रहा था, अचानक सपना देखा और भगवान बोले कितना पैसा चाहिए बेटा, बोला 2 लाख रुपए चाहिए। भगवान 2 लाख दे दिए। अगले सुबह बीवी को बच्चा हुआ, चलो बेटा तुम लोग को घुमा देते हैं। चल गया मनाली घूमने, पैसा खत्म हो गया, उसके बाद तो घर आएगा, एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन आइटम को कोई दूसरा हाइड्रोजन आइटम आके पीछे से ठोकेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन बोलेगी चल बाहर घूम के आते हैं। इसकी आइटम बोलेगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलेगी चल बाहर घूम के आते हैं। तुमको पता होना चाहिए इसका एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 3.4, और भी आगे जा सकता है। पर ये दोनों ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। घटा लीजिए दोनों को, ये सबसे नजदीक है। मतलब कोई आदमी पैसा कमाया थोड़ा सा ज्यादा, रांची में रहता है, बहुत नहीं कमाया, थोड़ा सा, उसका बच्चा बोला पापा घुमाने ले चलो ना, तो पापा तुरंत मोटरसाइकिल निकालेगा, बोले चल बेटा और मांझी घुमा के ले आते हैं। ज्यादा कमा लिया तब क्या होगा, ज्यादा कमा लिया तब बोलेगा चल बेटा कहीं थोड़ा दूसरी जगह घुमा देते हैं, तब मनाली उनाली ले जाएगा। लेकिन कम कमाएगा तो यही होगा, तो रांची से और मांझी जाएगा। जो सबसे कम खर्च हो सकता है वो रांची से और मांझी में हो सकता है। और इससे आगे जाइएगा तो अगला डिफरेंस 12.1 का है, अगला डिफरेंस 12.75 का है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो आप अपना बच्चा को सबसे नज़दीक कहाँ घुमाने ले जाइएगा, और मांझी। तो ये अपना बच्चा को सबसे नज़दीक कहाँ ले जाएगा, और मांझी। तो नियम ये कहता है कि मान लीजिए कि एक H आइटम है और ये रेस्ट में है, ये दूसरा H आइटम है और ये U स्पीड से जा रहा है, या इसका काइनेटिक एनर्जी K है। बोलता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ K सो दैट एट लीस्ट वन आइटम इज गेट्स एक्साइटेड। ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ K, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ K सो दैट एट लीस्ट वन आइटम, ऐसे लिख देता है, गेट्स एक्साइटेड।
कम से कम एक आइटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो कैसे बनाएंगे? डेल्टा के लॉस कितना पढ़ाए थे? k/2 पढ़ाए थे। k/2 जो लॉस ऑफ एनर्जी है यही एक्साइट करने में जाएगा और ये मिनिमम 10.2 होना चाहिए। k/2 जो लॉस हुआ वो कम से कम 10.2 होना चाहिए। बोलेगा सर कम से कम का फंडा नहीं समझ में आ रहा है। क्या बताएं यार, तुम लोग तो ऐसा ऐसा सवाल कोई दोगे ना। ये है, ये है, ये है, ये दोनों का डिफरेंस होता है बच्चों 10.2। ये घटा, ये आएगा 12.1, ये घटा 12.75। तो यहां से जितना ऊपर जाएंगे ज्यादा पैसा लगेगा आपको। और मांझी जाने में जितना खर्च होता है ना, मनाली जाने में उससे ज्यादा खर्चा लगता है। और मांझी जाने में 1 लीटर तेल में आप आ जाइएगा, चल जाइएगा और लौट आइएगा। लेकिन मनाली में कितना लीटर लगेगा समझ में आ रहा है। तो मिनिमम 10.2 चाहिए और 10.2 से ज़्यादा दीजिएगा तो मनाली चल जाइएगा। तो k/2 मिनिमम इतना होना चाहिए। इसी को सॉल्व करो तो यही है k मिनिमम का वैल्यू। यही है उस NCERT वाले सवाल का जवाब, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक किताब में इसका मिनिमम स्पीड पूछा है कि मिनिमम कितना स्पीड से जाएगा कि एक आइटम एक्साइटेड हो जाएगा। तो इसको 12 mv² लिख देंगे। और हाइड्रोजन एटम का मास जानते हैं 1.67 × 10⁻27 kg, वहां से यो निकाल देंगे। तो बच्चों जानते हो, सबका वैल्यू बैठा दो। m यहाँ हाइड्रोजन आइटम है, उसका मास बैठा दो 1.67 × 10⁻27। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहां से भगा दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई बोलेगा सर एक ही आइटम एक्साइटेड होगा, दोनों हो जाए। आप कर सकते हैं। यदि दोनों आइटम को एक्साइट करेंगे तो क्या होगा? एक आइटम को एक्साइट करने के लिए 10.2, अगला आइटम को भी एक्साइट करने के लिए 10.2, 10.2 प्लस 10.2 20.4। तो यहां बैठाएंगे 20.4, तो k आएगा 40.8, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बोलेगा सर सेकेंड ऑर्बिट में नहीं, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। आइटम एक्साइट होके, एक आइटम एक्साइट हो और थर्ड ऑर्बिट में जाए, तो जहां 10.2 लिखे वहां 12.1 लिखेंगे। सवाल में परिवर्तन संभव है, तो यहां 12.1 लिख देंगे। अब 12.1 लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो आने की गारंटी है। तो ऐसा है एटॉमिक कॉलिजन। इस तरीके से सॉल्व करते हैं एटॉमिक कॉलिजन। चलो 15 मिनट का समय बच रहा है, 20 मिनट का ऑब्लिक कॉलिजन पढ़ा के आज का खेल खत्म कर देते हैं। अगला दिन से स्लाइड बताएंगे। ऑब्लिक कॉलिजन भी पढ़ा के और खत्म कर देते हैं, ताकि कॉलिजन का थ्योरी खत्म हो जाए। अगला 2 क्लास सवाल बताएंगे, वो भी खत्म हो जाए। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास, जो आज का रूटीन में लगा हुआ था, उल्टा हो गया। तो क्या करें? ऑब्लिक कॉलिजन में क्या कीजिएगा, बहुत समझने वाला बात है। 2 बॉडी टकराया, सेंटर को सेंटर से मिला देंगे। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट कहलाता है। और ये हो गया टांजेंट का डायरेक्शन, टांजेंट का डायरेक्शन। जब 2 बॉडी टकराता है ऑब्लिकली, तो दोनों बॉडी जो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है, जब 2 बॉडी टकराता है ऑब्लिकली, जब 2 बॉडी टकराता है ऑब्लिकली, तो दोनों बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है वो सेंटर टू सेंटर लाइन पे फोर्स लगाता है। क्या बोल रहे हैं वो सुनिए।
ये दोनों फोर्स जो है वो सेंटर टू सेंटर लाइन पे लगाता है। दोनों को एक सिस्टम एज्यूम कर लें, दोनों को एक सिस्टम एज्यूम कर लें तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा। इसके पहले जो थ्योरी पढ़े थे उसमें भी यही था। तो ऑब्लिक कॉलिजन में यही अंतर है जो इसके पहले कॉलिजन पढ़े हैं हेड ऑन उसमें, उसके रिस्पेक्ट में, कि ऑब्लिक कॉलिजन में कोलाइडिंग बॉडी का वेलोसिटी को अलोंग द टेंजेंट और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ब्रेक कर देते हैं। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो सारा थ्योरी लगाते हैं जो पीछे पढ़ चुके हैं, चाहे वो हेड ऑन है तो हेड ऑन, और यदि वो मतलब वो इलास्टिक हो तो इलास्टिक का, और यदि इन इलास्टिक है तो इन इलास्टिक का। सुनिए बढ़िया से, सेंटर टू सेंटर लाइन में, लाइन ऑफ इंपैक्ट में वो पुराना थ्योरी वैलिड है जो पीछे पढ़े हैं। इसका सवाल बनाने का पहला पॉइंट ये है, रिजॉल्व द वेलोसिटी, रिजॉल्व द वेलोसिटी along line of impact and along the tangent, ये दोनों में रिजॉल्व कर दीजिए। along the line of impact use old formulas of elastic and inelastic collision, जैसा भी दिया हो, इलास्टिक दिया हो तो इलास्टिक का, इनइलास्टिक दिया हो तो इनइलास्टिक का। तो along line of impact, along line of impact use old formulas of elastic and inelastic collision. Elastic and inelastic collision. Along the tangent, velocity of colliding body, velocity of colliding body before and after collision are same. मतलब आप देख रहे हैं कि टैंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस लाइन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, जिस लाइन में कोई फोर्स नहीं लगता है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो टैंजेंट के डायरेक्शन वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद वेलोसिटी सेम होगा। यही थ्योरी है आपका ऑब्लिक कॉलिजन का। एक सवाल बताते हैं, कितना पानी में आप हैं पता चल जाएगा आपको। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है, एम मास का, ये इसका सेंटर का लाइन है। एगो छोटू इसको मारेगा यहाँ जाके, और इसका मास है 2m। कोई बोलेगा छोटू है भारी होगा, काहे नहीं हो सकता है। छोटू मान लो लोहा का है, और ये बड़कू जो है सो मान लो कि गुब्बारा है, एकदम पॉसिबल है। इसलिए सब लफड़ा में तुम ना पढ़ो। और मान लो बच्चों कि ये हाइट 3r/5 है, और कॉलिजन हम कहते हैं कि इलास्टिक है, तो दोनों का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है आफ्टर कॉलिजन। दोनों का कितना कितना वेलोसिटी होगा आफ्टर कॉलिजन ये बताना है। कैसे बनाएंगे, तुम लोग पानी वानी पी लो, पानी एक बार पी लो तब ये समझ में आएगा। एक एक दो दो घूंट पानी पी लो।
चलो सब कोई पानी पी लिया। आप बताते हैं ये सवाल। यहां धक्का मारने जा रहा है, जहां धक्का मार रहा है उसको सेंटर से कनेक्ट करो। हमको सेंटर टू सेंटर लाइन में दिलचस्पी है। सेंटर को कनेक्ट कर दिए, ये एंगल को थीटा मान लो। ये था 3r/5 और ये है r, तो साइन थीटा का वैल्यू 3r/5/r मतलब 3/5। आगे चल के कॉस थीटा का जरूरत पड़ेगा, ये 4/5। अब क्या करेंगे, देखो भैया, ये मान लो भी था, तो देखो बच्चों ये भी था। इधर वेलोसिटी आ जाएगा इसका भी कॉस थीटा और इधर वेलोसिटी आ जाएगा भी साइन थीटा। बोलेगा काहे तोड़े, तो तोड़े तो तोड़े, यही तो नियम है। along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और along द टेंजेंट इसको तोड़ना है, यही कहानी है। कितना आएगा ये 4v/5। अब एकदम साफ सुथरा फेयर एंड लवली वाला फोटो लगाते हैं। फेसबुक में जो फोटो लगाता है लोग वो वाला लगाते हैं। इधर है इसका 4v/5, ये है 3v/5 और ये बड़कू का ये 2m मास का है। ये बड़े मियाँ का कुछ नहीं है, ना तो इधर है ना तो उधर है, कहीं नहीं है, कंप्लीट रेस्ट है। इस लाइन वाला वेलोसिटी पुराना वाला लग जाएगा, तो लगा दीजिए। v1 का फार्मूला m1 माइनस m2 u1/m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1/m1 प्लस m2। m1 का मास है 2m माइनस m/2m प्लस m। इस लाइन में वेलोसिटी है 4v/5 और ये तो 0 है। क्या था फॉर्मूला, ये तो 0 है, ये 2m है, ये 4v/5 है। अब क्या होगा, यह है 2m, ये 3v/5 रहेगा। टेंजेंट वाला नहीं बदलता है, सेंटर वाला बदल के कुछ आया था, 4v/15 आया था। तो पहला का टोटल कितना होगा वेलोसिटी, दोनों 90 डिग्री पे है, 3v/5 का स्क्वायर और 4v/15 का स्क्वायर, यही पहला का वेलोसिटी हुआ कॉलिजन के बाद। और दूसरा वाला इधर इसको कितना मिला, इधर तो कुछ मिलवे ना करेगा, टेंजेंट की ओर कुछ ना मिलेगा, और इधर मिला था 16v/15, 16v/15। तो भी टोटल कितना मिलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस 16v/15, यही मिलेगा। तो यही कहानी है ऑब्लिक कॉलिजन सॉल्व करने का। लगता तो होगा बहुत डिफिकल्ट है सर, पर हम क्या कर सकते हैं भैया, ऐसा ही तो है। एक लास्ट थ्योरी और तब तक हम लोग का समय भी समाप्त। एक बॉल ऐसे आया, ऐसे गया, आया अल्फा से, गया बीटा से, आया v0 से, गया v से, और e है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
इसमें भी और बीटा का वैल्यू निकालना है। भी कितना होगा और बीटा कितना होगा, कैसे देंगे जवाब? देखो ऐसे देंगे जवाब। इधर का वेलोसिटी कितना होगा, ये अल्फा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा और ये हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा। होगा या नहीं होगा? रिजॉल्व कर रहे हैं यार? आया आया आया, टकरा के लौटा, तो इधर कितना लौटेगा, इधर कितना लौटेगा? कौन इश्क फरमा रहा, किसको इश्क का भूत सवार हुआ है बताओ? भी नॉट कॉस अल्फा को प्यार का भूत सवार है, नशा उतार देंगे। ई से मल्टीप्लाई करके इसको प्यार का भूत उतार देंगे। और वी नॉट साइन अल्फा तो बोलता है ना प्यार व्यार तो वहम है, ये सब कुछ होता जाता नहीं है। तो ये आदमी है, इसको कोई प्यार व्यार में कोई मतलब नहीं है, तो वी नॉट साइन अल्फा हुआ। तो कॉलिजन के बाद ये एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है और कॉलिजन के बाद ये वाई डायरेक्शन का है, इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो भी कॉलिजन के बाद कितना होगा बच्चों? ये होगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स जो प्यार नहीं करता है और वी वाई जो प्यार करता है। सॉल्व करेंगे, पेज है आगे। वी नॉट बाहर आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। ये तो भी बराबर है ना, क्या होगा? ई पी बराबर 1 होगा। ई बराबर 1 इलास्टिक कॉलिजन का पहचान है। पुट कीजिए कितना आ रहा, 1 का स्क्वायर मतलब यदि कॉलिजन इलास्टिक होगा तो सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाएगा। पहले भी पढ़ाए थे ये बात, याद होगा, ठीक है। पर एक बात और बाकी है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी ई वी नॉट कॉस अल्फा आया, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा आया। ये दोनों का रिजल्टेंट इधर गया और ये एंगल है बीटा। ये एंगल बीटा कैलकुलेट करना है भैया, जोड़ दो इसको, ये भी एक्स होगा। तो यहाँ से tan बीटा कितना आएगा, वी एक्स बाई वी वाई। वी एक्स है वी नॉट साइन अल्फा और ये है ई वी नॉट कॉस अल्फा। तो यहाँ से tan बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई ई टाइम्स ऑफ tan अल्फा। ई बराबर 1 तो tan बीटा बराबर tan अल्फा, या आप यहाँ से लिख सकते हैं बीटा बराबर, मतलब यदि इलास्टिक कॉलिजन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इलास्टिक कॉलिजन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो शुरू में कितना काइनेटिक एनर्जी था, बाद में कितना काइनेटिक एनर्जी हुआ, होगा ना, m/2 बाहर। और v का वैल्यू कितना निकाले, वी नॉट साइन स्क्वायर अल्फा देखो बच्चों, बच रहा है सर, नहीं बच रहा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। एक काम करते हैं, इनका जोड़ा अलग कर देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैडम को याद करो। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा,
क्या होगा? ई का वैल्यू 1 कर दो, लॉस 0 हो जाएगा, जो हम लोग पहले से जानते हैं एक होता है। इलास्टिक कॉलिजन में कोई लॉस नहीं होता है। तो ऐसा है कि कॉलिजन का थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला दिन हम लोग कॉलिजन का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, स्लाइड बना हुआ है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जाइए और 2 थाली खाइए और थोड़ा आराम कीजिए, फिर उठ के पढ़िएगा। तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू।